जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जीके 2020 भाग 27 के अंतर्गत मिलकर के हम लोग चर्चा करते हैं। आज का पहला सवाल है, भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? तो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? 10। 10 के नाम याद करिए। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन। भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार। तो 10 अवतार में देखते हैं, पहला 5 देखते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन। याद हो गया? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन। उसके बाद अगला 5 देखते हैं। तो परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। परशुराम, राम, कृष्ण, कल्कि, बुद्ध और कल्कि। इसमें 9 अवतार हो गए हैं। 10वां कल्कि अवतार अभी होना है। 10वां कल्कि अवतार अभी होना है, जबकि 9 अवतार विष्णु के हो चुके हैं। ठीक है, तो विष्णु के कितने, भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? 10। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। 10वां अवतार कौन सा होगा? कल्कि का। ओके। अगला, लाहौर की बादशाही मस्जिद कौन बनवाया था? तो लाहौर की बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। कौन बनवाया था? औरंगजेब। साथ ही अगर ये पूछा जाए कि बीबी का मकबरा कौन बनवाया था, तो बीबी का मकबरा भी कौन बनवाया था? औरंगजेब। कहाँ? औरंगाबाद में। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। यानी वो अपनी बीबी की याद में ताजमहल जैसा मकबरा बनवाना चाहता था, परंतु उस तरह का नहीं बन पाया, इसीलिए इसे कहा जाता है ताजमहल की फूहड़ नकल। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। कौन बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। ओके, तो लाहौर की बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया। ठीक है। अगला, एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो एफएम रेडियो का आविष्कार एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने किया था। एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने किया था। एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने किया था। जबकि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। मछलियां किससे सांस लेती हैं? तो मछलियां गिल या क्लोम से सांस लेती हैं। मछलियां किससे सांस लेती हैं? गिल्स या क्लोम से सांस लेती है। अगर आपसे पूछा जाए केचुआ किससे सांस लेता है, तो केचुआ त्वचा से सांस लेता है। अगर पूछा जाए तिलचट्टा किससे सांस लेता है, तो तिलचट्टा ट्रैकिया से सांस लेता है। तिलचट्टा किससे सांस लेता है? ट्रैकिया से सांस लेता है। ओके। अगला सवाल, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। ओके। साथ इसमें शुरू में 3 गांव गोद लेने का वो नियम था कि सांसद को 3 गांव गोद लेना है और उनका विकास करना है अपनी सांसद फंड से। ओके। लेकिन वर्तमान में 5 गांव गोद लेने का नियम है। एक सांसद को कितने गांव गोद लेने का नियम है? तो 5 गांव गोद लेने का नियम है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, क्लिनिकल तापमापी से मापा जाता है। कितने तापमान को हम क्लिनिकल तापमापी से नापते हैं? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापते हैं। क्लिनिकल तापमापी जो डॉक्टरों के पास थर्मामीटर होता है, उससे हम किस तापमान को मापते हैं? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापते हैं, जो डॉक्टरों के पास थर्मामीटर होता है। ठीक है। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ओके। माई मदर पेंटिंग
माई मदर नाम से पेंटिंग किसने बनाया था? तो माई मदर या इसे कहते हैं भारत माता पेंटिंग। माई मदर या भारत माता पेंटिंग कौन बनाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था 1912-13 में। 1912-13 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने माई मदर नाम से पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, आगे पेरिस्कोप में क्या प्रयोग होता है? तो दो समतल दर्पण। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और पेरिस्कोप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो पनडुब्बियों में, पानी के जहाज़ों में, पनडुब्बियों तथा पानी के जहाज़ों में पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। और पेरिस्कोप में कितने दर्पण प्रयोग होते हैं? तो दो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे ए बंच ऑफ ओल्ड इंडिया पुस्तक। ए बंच ऑफ ओल्ड इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ए बंच ऑफ ओल्ड इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ए बंच ऑफ ओल्ड इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। तो ये तीनों पुस्तक याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी और ए बंच ऑफ ओल्ड इंडिया पुस्तक, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। ठीक है, आगे द लेडी विथ लैंप। द लेडी विथ लैंप किसे कहते हैं? तो किसका उपनाम है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। द लेडी विथ लैंप किसका उपनाम है या किसे संबोधित किया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ लैंप के नाम से संबोधित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन थे? तो इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं सिस्ट्राम। इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? तो सिस्ट्राम है। साथ ही फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। इंस्टाग्राम के संस्थापक सिस्ट्राम और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। ओके, चीन का राष्ट्रीय पक्षी है, चीन का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो लाल मुकुट वाली क्रेन। चीन का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? लाल मुकुट वाली क्रेन। चीन का राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट वाली क्रेन है। फुगड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? तो फुगड़ी लोक नृत्य गोवा का है। फुगड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? गोवा का। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। ओके, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। साथ ही सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो उस राज्य का राज्यपाल होता है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राष्ट्रपति होता है। और सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति उस राज्य का राज्यपाल होता है। ओके, सोमशिला बांध कहाँ है और किस नदी पर है? तो सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश में है और पेन्नार नदी पर है। सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश में और पेन्नार नदी पर है। सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश, पेन्नार नदी। मनु चरितम के लेखक कौन है? मनु चरितम के लेखक हैं अलसानी पेद्दन। अलसानी पेद्दन ये विजयनगर साम्राज्य में राजाओं के दरबार में रहते थे। तो मनु चरितम के लेखक अलसानी पेद्दन, ये याद रखिएगा। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखिए अभी बताए थे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है, परंतु रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक मेघनाथ देसाई की है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? मेघनाथ देसाई की है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई। अगला सवाल, नोट बदलने पर कौन सा घाटा होता है? नोट बदलने पर कौन सा घाटा होता है? तो मौद्रिक घाटा होता है। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी लागू किया तो नोट बंद हो गया, जो पुराने नोट थे वो प्रचलन से बाहर हो गए। नए नोट, तो पुराने नोट वो बेकार हो गए तो वो घाटा लगा, प्लस नए नोट बनाने में भी
सरकार का पैसा खर्च होता है। तो पूछा है कि नोट बदलने मतलब एक नोट की जगह दूसरे नोट को लाने में कौन सा घाटा होता है, तो इसे मौद्रिक घाटा कहते हैं। जब भी नोट बदला जाता है तो कौन सा घाटा लगता है, मौद्रिक घाटा। फिर नया नोट छापेंगे, उसका खर्च होगा पैसा, तो इस तरह का सरकार को जो घाटा लगता है उसे नोट बदलने पर, नए नोट छापने पर, मतलब नए प्रचलित नोट छापने पर, प्रचलित पुराने नहीं नए नोट बना करके छापने, जैसे मोदी जी ने इस बार किया 2000 का नोट तो या 500 का नोट, तो ये नए नोट फिर से बना, पुराने को बाहर कर दिया गया प्रचलन से। तो ये नए नोट बना करके पुनः प्रचलन में लाने के लिए सरकार जो पैसा खर्च करती है उसे मौद्रिक घाटा कहते हैं। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश के बाद कौन वंश आया, शुंग वंश। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और किस वंश की स्थापना की, तो शुंग वंश की स्थापना की। तो मित्रों, ये जीके 2020 भाग 27 के अंतर्गत निम्न प्रश्नों पर मिलकर के हम चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्नों का कलेक्शन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। मित्रों, आपसे मेरी गुजारिश है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।